चलिए, नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम एक बहुत ही ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं जो सीटीईटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप देख रहे हैं हेडिंग, बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा। तो ये जो है पूरे सीडीपी का जो है दोस्तों ये जड़ है, क्योंकि जो भी कार्य होता है, जो भी हम सोचते हैं, जो भी कुछ करते हैं अपने तैयारी में, वो सिर्फ हम बच्चे के लिए करते हैं। हम जो टीचर हैं वो भी कुछ करते हैं तो वो बच्चे के लिए ही करते हैं। तो आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के हैं, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा। तो सबसे पहले हम बाल केंद्रित शिक्षा पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है हम प्रगतिशील शिक्षा पर डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि इससे हमें क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आइए, सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। चलिए, तो इसका सबसे पहले हम इसमें बता दिए हैं कि हम सबसे पहले बाल केंद्रित शिक्षा पर चर्चा करेंगे, उसके बाद जो है हम प्रगतिशील शिक्षा पे जाएंगे। तो बाल केंद्रित शिक्षा कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर देख लीजिए, बाल केंद्रित शिक्षा। तो बाल केंद्रित शिक्षा में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए, शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। इसमें क्या है, शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होगा, वो बालक होगा। जो भी चीज़ हम करेंगे वो सिर्फ हम बालक के लिए करेंगे और किसी के लिए नहीं। बालक के हम रुचि के अनुसार, उसके क्षमता के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार, उसके अभिवृत्ति के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार हम क्या करेंगे, इसमें शिक्षा देंगे। उस पर जो हम व्यक्तिगत ध्यान देंगे, प्रत्येक बालक को जो हम एक एक करके ध्यान देंगे, तो ये हमारी बाल केंद्रित शिक्षा को सफल बनाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें जो हम बालक के मनोविज्ञान, रुचियों, क्षमताओं, प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर शिक्षा दिया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, बच्चों के रुचियों, इच्छाओं, प्रवृत्तियों, उसके जो है क्षमता के आधार पर जो हम क्या करते हैं, उसकी शिक्षा की हम व्यवस्था करते हैं। तो चलिए, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, यहाँ पर जो है अब है बाल केंद्रित शिक्षा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षा के केंद्र में जो है, केंद्र बिंदु में कौन होता है, बालक। यानी कि ये अगर पूरी शिक्षा है तो इसके केंद्र में क्या होगा, बालक होगा। आप प्रगतिशील शिक्षा जब पढ़ेंगे तो उसमें एक कथन है जॉन डेवी का कि शिक्षा जो है बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए है। कौन है, शिक्षा जो है वो बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए है। इसीलिए हमें बालकों के अनुरूप शिक्षा देनी है, उसके जो है सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना है। वो प्रगतिशील शिक्षा में हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे देख लीजिए, शिक्षा के केंद्र बिंदु कौन होना चाहिए, वो बालक होना चाहिए। अब है व्यक्तिगत शिक्षा को महत्व देती है। कौन देती है, तो बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो व्यक्तिगत शिक्षा को वो महत्व देती है। समझ गए, यानी कि पर्सनली एक एक करके जब हम बच्चों को देखते हैं तो वो हमारी बाल केंद्रित शिक्षा को सफल बनाती है। चल, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि व्यक्तिगत निरीक्षण करके प्रत्येक बालक की कठिनाइयों को दूर किया जाना चाहिए। यानी कि इसमें जो है प्रत्येक बालक की जो है व्यक्तिगत रूप से जो है हमें ध्यान देनी है। प्रत्येक शिक्षक का ये कर्तव्य बनता है कि प्रत्येक बालक की जो है व्यक्तिगत रूप से उसके निरीक्षण करके वो क्या करना है, उसकी रुचियों के, उसकी क्षमताओं को हमें पता लगाना है। उसके बाद जो है उसकी शिक्षा देना है। अभी की शिक्षा क्या है, अभी जो हम बच्चों की जो शिक्षा दे रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, हमें बच्चों की गलतियों का पता लगाना चाहिए। बच्चे गलती करते हैं तभी सीखते हैं। तो उसकी गलतियों का पता लगा के जो है हमें निदानात्मक पहले परीक्षण करेंगे, उसके बाद उपचार उसका करेंगे। पहले निदान करेंगे, निरीक्षण करके उसका हम निदान करेंगे, उसके बाद उसका उपचार करेंगे। निदान का मतलब यहाँ पे हो गया कि गलतियों का पता लगाना। समझ गए, निदान का मतलब हो गया गलतियों का पता लगाना। उसके बाद हम उसका उपचार करते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। ये क्या है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, बालक के मनोविज्ञान पर आधारित है। बाल विकास जब हम पढ़े थे, बालक के जितने भी आयाम है, पक्ष है, उस पर जो चर्चा किए थे हम, बालक शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषाई विकास, सामाजिक विकास, गत्यात्मक विकास, इस सब पर जो है ये क्या है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। उस सब की ज्ञान, जो कोई भी टीचर अगर बाल केंद्रित शिक्षा का पालन कर रहा है तो उसे सबसे पहले बालक का ज्ञान होना चाहिए, न कि जो है शिक्षा पद्धति का। समझ के आगे के लाइन में हम लिखे हुए हैं कि शिक्षकों को बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा एवं शिक्षा पद्धति के बारे में नहीं, बल्कि शिक्षार्थी के बारे में विस्तृत जानकारी होना चाहिए। जब तक हमें शिक्षार्थी के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी, उसके संज्ञानात्मक विकास के बारे में, उसके अवस्था के बारे में, किस अवस्था में वो किस तरह से सीखता है, किस अवस्था में वो कितने
मतलब किस विधि से सीखेगा, तो ये सब चीज़ जब तक हम नहीं जानकारी रखेंगे तब तक हम बच्चों को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा सकते हैं। चलिए आगे का लाइन देखते हैं। यहाँ पे उद्देश्य लिखा हुआ है कि बालक का चहुमुखी विकास करना है। बता चुके हैं बालक का जो है ये इसमें क्या किया जाता है, बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों के सभी पक्षों पर ध्यान दिया जाता है, बालक के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। समझ गए, सभी पक्षों पर ध्यान दिया जाता है। पक्ष बता चुके हैं, छबू पक्ष पर ध्यान दिया जाता है। आगे हस्तपरक गतिविधियों पर बल देता है। एक ही शब्द में समझिए कि करके सीखने पर बल देता है। एनसीएफ पूरी तरह से जोर देती है कि बच्चों को हमें रटाना नहीं है, उसको करके सीखने पर बल देता है। उसके ज्ञान को जो है बाहरी जीवन से जोड़ना है। रटने का वो विरोध करता है, परिभाषा का विरोध करता है। कभी भी बच्चों को हमें हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। समझ गए। चलिए इतना समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय जो है गीजू भाई को, यहाँ पे है गीजू भाई बधेका। बहुत ही अच्छा नाम है दोस्तों, हम सब डीएलएड में पढ़ते थे गीजू भाई बधेका जी को। बहुत ही अच्छा जो है ये अपना दीवा स्वप्न के बारे में सुने होंगे, उनके बारे में चर्चा की है। वो उसकी कहानी है, बहुत ही अच्छा कहानी है, आप लोग पढ़िएगा। दीवा स्वप्न फर्स्ट ईयर वाले जानते होंगे दीवा स्वप्न के बारे में। तो गीजू भाई ने जो है एक बच्चों के लिए स्कूल की स्थापना की, जिसमें वो बाल केंद्रित शिक्षा पर क्या क्या जोर दिया। उस स्कूल का नाम था उसका नाम था बाल मंदिर नाम था, सॉरी। और उसका जो नारा था वो बालः देवो भव, यानी कि बालक जो है सब चीज़ है, बालः देवो भव। तो यहाँ पर है भारत में जो बाल केंद्रित शिक्षा का सबसे ज़्यादा श्रेय जो जाता है गीजू भाई बधेका को जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 1900 यहाँ पे देखिए, मॉन्टेसरी शिक्षा को भारत में लाने का श्रेय भी गीजू भाई को जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, मॉन्टेसरी शिक्षा को भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है, तो वो गीजू भाई बधेका जी को जाता है। मॉन्टेसरी शिक्षा बोलिए या फिर मॉन्टेसरी स्कूल बोलिए, यहाँ पे स्कूल, तो वो भी जो है इसकी स्थापना जो है यहाँ पर भारत में कौन किया था, तो गीजू भाई बधेका ने किया था। तो पूरा श्रेय इसको किसको जाता है, तो गीजू भाई बधेका को। तो मॉन्टेसरी स्कूल में होता क्या है कि बच्चों को ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से पढ़ाया जाता है, करके सीखने पर उसमें भी बल दिया जाता है। इसमें बच्चों की जो है रुचि पर ध्यान दिया जाता है और उसके जो अभिवृत्ति क्षमता होती है उसके अनुसार शिक्षा दिया जाता है। चलिए आप देखते हैं 1920 में जो है बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक स्कूल खोले जिसे बाल मंदिर का नाम दिया गया। क्या हुआ 1920 में, जब गीजू भाई बधेका ने क्या किया, प्राथमिक स्कूल खोले, जिसमें जो है उस स्कूल का नाम क्या था, बाल मंदिर। समझ गए। तो 1920 ईस्वी में क्या किया, प्राथमिक स्कूल खोले, जिसमें वो स्कूल का नाम क्या था, बाल मंदिर। और उसका जो विचार था, नारा था, वो क्या था, बालः देवो भव। क्या था, बालः देवो भव। समझ गए, ये उसका नारा था। समझ गए। उनके स्कूल का नाम क्या था, तो बाल मंदिर। कब स्थापना हुई थी, 1920 ईस्वी में उसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर है बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर आधारित है। बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर आधारित है। सतत का मतलब हो गया निरंतर या हमेशा, और व्यापक का मतलब हो गया सभी पक्ष का मूल्यांकन। समझ गए, जितने भी पक्ष है, छबू पक्ष का या फिर आयाम, उसका सभी का मूल्यांकन होना जरूरी है। सर्वांगीण विकास जो है, यानी बाल केंद्रित शिक्षा जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर आधारित है, जिसमें हम सभी बालक के सभी पक्षों पर ध्यान देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कक्षा में बच्चों को नाम से बुलाकर बाल केंद्रित शिक्षा का सबसे अच्छा उदाहरण, यानी कक्षा में जो बच्चों को जब हम नाम से पुकारते हैं तो वो सब बाल केंद्रित शिक्षा का क्या है, सबसे अच्छा उदाहरण है। इससे होता है कि बच्चों को हम व्यक्तिगत रूप से ध्यान देते हैं। चलिए आगे है, शिक्षकों को बालकों के सर्वांगीण विकास पर के लिए शिक्षा एवं शिक्षा पद्धति। यहाँ पर है शिक्षा पद्धति के बारे में नहीं, बल्कि शिक्षार्थी के बारे में जो है हमें ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए। आपको बताए हैं कि बच्चों को, शिक्षक को जो है बच्चों के बारे में नहीं, जैसे शिक्षा पद्धति और शिक्षा के ज़्यादातर ज्ञान नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चों के बारे में सबसे ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए कि बच्चा क्या करता है, कब क्या सीखता है, कब उसका संज्ञानात्मक विकास किस स्तर का होता है। तो उस अनुसार जब हम उसका जब हम बाल मनोविज्ञान का पता हो जाता है, उसके बाद जो हम शिक्षा देते हैं, तब वो क्या होता है, एक अच्छी शिक्षा होती है और उससे बच्चा क्या होता है, जल्दी सीखता है। तो इतना समझ है, इतना समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो देख रहे हैं
हेडिंग तो आप देखिए, आपको पता ही है, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा पर हम चर्चा कर रहे थे। अब जो है बाल केंद्रित शिक्षा के कुछ और पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट है, उस पर हम चर्चा करेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता, और जो है यहाँ पर है बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, और इनका पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होना चाहिए, हमें बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत किस तरह का पाठ्यक्रम उसको देना है, वो उसका स्वरूप किस तरह से उसका स्वरूप होगा, वो हम आज इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता देखेंगे। तो बाल केंद्रित शिक्षा जो है, सबसे पहले दोस्तों ये क्या होना चाहिए, मनोविज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। यानी कि मनोविज्ञान कहने का मतलब कि बच्चों को जो है उनके रुचि के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार हमें शिक्षा देना है। उसके मनोभाव को समझ के उसकी शिक्षा की व्यवस्था हमें करनी है। और सबसे पहली बात यह है कि हमें जो है, हम शिक्षक को जो है बालकों को पढ़ाने के लिए बाल विकास की जानकारी होनी चाहिए, उसके मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, उसके सभी पक्ष के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हम उसको अच्छी तरह से शिक्षण करवा सकते हैं। तो चलिए इसको समझ गए होंगे। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है उपयुक्त शिक्षण विधि। तो उपयुक्त शिक्षण विधि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि वो होती है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने जो है अधिगम को रुचिकर बनाते हैं, रुचिकर और सुविधापूर्ण बनाते हैं, समझिए। तो शिक्षण विधि ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चे क्या करें, एकदम अच्छा से समझ सके, वो उसको क्या करे, इंटरेस्ट से पढ़ सके, रुचिपूर्ण भाव से पढ़ सके। तो ऐसी शिक्षण विधि हमें अपनानी चाहिए। जैसे एक शिक्षण विधि है फ्रोबेल की। फ्रोबेल ने क्या दिया था, किंडरगार्टन पद्धति। किंडरगार्टन जो शिक्षण पद्धति है, उसमें बच्चों को क्या किया जाता है कि खेल के द्वारा पढ़ाया जाता है, करके सीखने पर बल दिया जाता है, समझ गए, करके सिखाया जाता है। किंडरगार्टन विधि फ्रोबेल महोदय ने ये बोल रहे हैं कि बच्चा जो है क्या है, एक पौधा है, और हम क्या है, हम शिक्षक क्या है, एक हम माली हैं। जिस तरह से माली पौधे और बगीचा में जो है पेड़ पौधे की देखभाल करता है, पानी देता है, उसको सींचता है, बड़ा करता है, उसी तरह से हम शिक्षक हैं। हम शिक्षक एक माली के समान है। हमें क्या करना है, बालक को क्या करना है, अच्छे से उसकी देख रेख करनी है, उसको जो है उस ऊपर सर्वांगीण विकास में क्या करना है, ध्यान देना है। तो वही फ्रोबेल कहते हैं कि शिक्षक क्या है, एक माली हैं, और बच्चे क्या है, एक पौधा है। तो फ्रोबेल की शिक्षण विधि अपनानी चाहिए हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए। मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति अपनानी चाहिए। जिस तरह से मॉन्टेसरी कहती है कि मॉन्टेसरी भी करके सीखने पर बल देती है, वो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखने पर ज़्यादातर बल देती है, समझ गए। और आगे है खेल विधि। खेल विधि भी वो है, प्रोजेक्ट विधि है, बहुत सारी ऐसी शिक्षण विधि है जिसको हम अपना के बच्चों को हम अधिगम को हम रुचिकर बना सकते हैं। चलिए आगे देखिए। अब है उपयुक्त पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। पाठ्यक्रम जो आगे हम बता चुके हैं, आगे हम इसका दिए हैं कि पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होना चाहिए। पाठ्यक्रम जो है दोस्तों, ये योग्यता के अनुसार होना चाहिए, क्षमता के अनुसार होना चाहिए, व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखना चाहिए, समावेशी शिक्षा का पालन करना हो, समावेशी शिक्षा का जो पालन करता हो वैसे पाठ्यक्रम होना चाहिए, लचीला होना चाहिए पाठ्यक्रम, समझिए। अब है अनुशासन और व्यवस्था। तो देखिए बच्चों को जो है कक्षा में अनुशासन और व्यवस्था रखने के लिए आजकल बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो क्या करते हैं, डंडे का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। बाल केंद्रित शिक्षा ये कहती है कि हम बच्चों को जो है उनके अनुसार कार्य करने के लिए छोड़ दें, उनके रुचि के अनुसार जो कार्य करने छोड़ देंगे, उसको करने देंगे खुद से, तो वो क्या होगा, अपने आप जो है कक्षा में अनुशासन और व्यवस्था बन जाएगा, समझ गए। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे हम मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण। बाल केंद्रित शिक्षा में जो है मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण जो है दोस्तों कैसी होनी चाहिए, सतत एवं व्यापक होनी चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा में कहा गया है कि बाल केंद्रित शिक्षा का जो मूल्यांकन होना चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, सतत एवं व्यापक होनी चाहिए। सतत का मतलब होता है निरंतर, और व्यापक का मतलब होता है पूरा विस्तृत, सभी पक्षों का हमें मूल्यांकन करना है, समझ गए। इसमें क्या होना चाहिए, सतत का मतलब हो जाता है सतत एवं व्यापक। सतत का मतलब हो गया निरंतर, और व्यापक का मतलब हो गया सभी पक्षों का। क्या हो गया, सभी पक्षों का, समझ गए इतना। तो इतना समझ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो है हम आगे बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत के बारे में देखेंगे। सिद्धांत ये मेन है, कैसा सिद्धांत होना चाहिए, किस सिद्धांत पर बाल केंद्रित शिक्षा जो है चलती है, उस पर हम आज अभी चर्चा करेंगे। पहला है देखिए प्रेरणा का सिद्धांत। तो प्रेरणा का सिद्धांत ये कहती है कि जब तक हम बच्चों में प्रेरणा, उसमें रुचि, उसमें जिज्ञासा उत्पन्न नहीं करेंगे, तब तक जो है हम बच्चों को पढ़ा नहीं सकते।
प्रेरणा का सिद्धांत ये कहती है कि हमें बच्चों को कक्षा में मौन नहीं रखना है, उसको जो है क्या करना है, प्रेरणादायक कहानी सुनाना है। अपने जो देश के स्वतंत्रता सेनानी है, महान महान जो क्रांतिकारी हैं, महान नेता है, उसके जो है कथा सुनानी है, नैतिक शिक्षा, कुछ ऐसी कहानी सुनानी है जिससे वो क्या है, जो है वो प्रेरणादायक, प्रेरणा उसके अंदर आए कि हम वो चीज़ करें, वैसा बने, वैसा करें। तो पढ़ाने से पहले हमें क्या करना है, बच्चों में प्रेरणा जगानी है। समझ गए? चलिए आगे देख लीजिए, यहाँ पर है दूसरा है व्यक्तिगत अभिरुचि का सिद्धांत। देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता ये कहती है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत बाल विकास में पढ़े होंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नता ये कहते हैं कि कोई भी दो बालक एक समान नहीं होता है। सब प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक मानव में, प्रत्येक बालक में क्या होती है, विभिन्नता होती है। सबकी रुचि, सबकी क्षमता, सबकी योग्यता अलग अलग होती है। तो इसलिए कक्षा में जो है व्यक्तिगत अभिरुचि का हमें ध्यान रखना है कि कौन सी बालक किस विधि से पढ़ना चाहता है, किस विधि से सीखेगा, तो वो चीज़ का ध्यान हम शिक्षकों को रखना पड़ेगा। तो ये व्यक्तिगत अभिरुचि का सिद्धांत हुआ, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। अगला है लोकतांत्रिक शिक्षा का सिद्धांत। इसमें सिद्धांत जो है लोकतांत्रिक शिक्षा का सिद्धांत यानी कि ये कहती है कि शिक्षक को जो है सत्ता, मतलब ऐसा एक होता है कि तानाशाही, तो शिक्षक को तानाशाह नहीं होना चाहिए कि एक ही बालक को या फिर अपना जो है अपना नियम कानून चलाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो शिक्षक को कैसा होना चाहिए, शिक्षक को जो है एकदम सुविधादाता के रूप में होना चाहिए कि शिक्षक को लोकतांत्रिक व्यवहार होना चाहिए। वो सभी बच्चों को समान रूप से देखे, एक नज़र से देखे। ऐसा नहीं कि एक सोनुआ प्यारा है तो सोनुआ को उठा लिए, ये सोनुआ ये बोल, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कि प्रत्येक बालक को जो है क्या करना चाहिए, समान रूप से ध्यान देना है। वो लोकतांत्रिक कक्षा की व्यवस्था है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए एकदम कि एक बच्चे को उठा के ऐसा पूछ ले और सबको नहीं, सबको जो है सभी को नहीं बोले, एक ही को ज़्यादातर महत्व दे, तो ऐसा होना चाहिए। अगर वो अमीर का बेटा है सोनुआ तो उसको बोले कि रे उठो तुम ऐसा बोलो, और वो गरीब है तो उसको बोले, उसको कुछ नहीं बोलेंगे तुम बैठे रहो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, सभी शिक्षक में जो है लोकतंत्र की भावना होना चाहिए, सभी के लिए समान महत्व होना चाहिए, सभी के लिए समान दृष्टिकोण होना चाहिए। चलिए आगे है चयन का सिद्धांत। तो चयन का सिद्धांत ये कहती है कि चयन का सिद्धांत समझिए दोस्तों, चयन का सिद्धांत ये कहती है कि हमें जो बच्चों को पढ़ाना है, जो भी कुछ पढ़ाना है, सबसे पहले हम चयन कर लें कि कौन सी चीज़ हमको पढ़ाना है। मैथ पढ़ाना है, साइंस पढ़ाना है, उसमें क्या टॉपिक पढ़ाना है, कौन सा प्रकरण पढ़ाना है, तो ये सब चीज़ हमें क्या करना है, उसका चयन करना पड़ता है। तो चयन का सिद्धांत यही बताता है कि बच्चों को जो भी कुछ पढ़ाएं हम उसका चयन पहले कर लें, उसके बाद पढ़ाएंगे तो वो क्या होगा, अधिगम रुचिपूर्ण होगा और अधिगम वो बेहतर होता है। चलिए आगे है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। तो जैसे व्यक्तिगत अभिरुचि था उसी तरह व्यक्तिगत विभिन्नता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्तिगत विभिन्नता समझा दी इसी में कि सभी का क्या है, सभी में दो व्यक्ति कभी भी समान नहीं होता है, सब रंग रूप ज्ञान से, बुद्धि से, सब चीज़ से अलग होता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब जो है बाल केंद्रित शिक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना है, व्यक्तिगत रूप से सभी को ध्यान देना है, सभी की रुचि के अनुसार, सभी की योग्यता के अनुसार पढ़ाना है। समझ गए? ऐसा नहीं कि एक को ज़्यादा महत्व दे दिए, जैसे सोनुआ के बारे में बोले कि सोनुआ ज़्यादा तेज है तो और ज़्यादा अमीर है तो उसको बोले और किसी को नहीं बोले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ गया? तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत ये होता है। अब है सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। तो बच्चों को क्या करना है, एक ही पक्ष पर ध्यान नहीं देना है, इसके सभी पक्षों पर ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि हम जो है सिर्फ पढ़ा दिए तो हो गया, पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, उसके सभी पक्षों पर ध्यान देना पड़ेगा। संज्ञानात्मक पक्ष पर भी ध्यान देना पड़ेगा, भावात्मक पक्ष पर भी ध्यान देना पड़ेगा, भाषाई पक्ष पर भी ध्यान देना पड़ेगा, सभी पक्षों पर ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सर्वांगीण विकास का सिद्धांत यह कहती है कि बालकों में हमें क्या करना है, अपने पूरा देश के प्रति उसमें रुचि लाना है, देश के प्रति जो है संवेदनशील करना है, अपने जो है और जो है जितने भी आयाम है, पक्ष है, उसके सभी पक्षों पर ध्यान देना है, शारीरिक पक्ष पर, मानसिक पक्ष पर, सब पक्ष पर ध्यान देना है। यही है सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। समझ गए? इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो इतना समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम का जो स्वरूप है वो कैसा होना चाहिए, पहला देख लीजिए, पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। तो देखिए पाठ्यक्रम का स्वरूप क्या होना चाहिए, पूर्व ज्ञान पर आधारित। ऐसा नहीं कि हम गए क्लास में, बैठ गए, बोले गए किताब निकालो पढ़ाई करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बालकों से पहले हमें रुचि जाननी होगी, उसको पूर्व ज्ञान, अगर हम जल पढ़ा रहे हैं, जल चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो जल के बारे में उससे पहले का पूर्व का ज्ञान पूछेंगे कि तुम्हारे गाँव में जो है घर में किस तरह से जल का यूज होता है, उसका उपयोग किस तरह से होता है, तुम जल का क्या क्या उपयोग करता है, जल को किस तरह से बचाते हो, जल को उसका दुरुपयोग किस तरह से करते हो और उपयोग किस तरह से करते हो, तो ऐसा पहले होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि गए किताब निकालो रे सुनवा, निकालो पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पाठ्यक्रम जो होना चाहिए वो पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। सबसे पहले बच्चों का हमें पूर्व ज्ञान लेना पड़ेगा। अब है पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो लचीला होना चाहिए। लचीला कहने का मतलब हो गया कि मतलब सभी के लिए क्या होना चाहिए, मतलब एक समान होना चाहिए, ना कि एक मतलब ऐसा होना चाहिए कि ना ही किसी को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, ना ही किसी को कम। पाठ्यक्रम सभी के लिए क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और लचीला होने का मतलब ये हुआ कि वो उसमें ज़्यादातर भारी नहीं होना चाहिए, उसका जो वर्ड होना चाहिए वो भारी नहीं होना चाहिए ज़्यादातर। वो क्या हो, कैसा होना चाहिए, वो एकदम पाठ्यक्रम जो है वो कैसा होना चाहिए, रुचिपूर्ण, उसके मातृभाषा के अनुसार होना चाहिए, उसके परिवेश से जुड़े होना चाहिए। तो लचीलापन का मतलब ये हुआ, उसको ज़्यादातर मतलब उसको क्या है, उसमें ज़्यादातर मतलब भारी भारी वर्ड नहीं देना है। उसी तरह से इसमें क्या है, पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, बच्चों का लचीला होना चाहिए। लचीला समझ गए, यानी सभी के लिए समान होना चाहिए। समझ गए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो लचीला होना चाहिए, सभी के लिए समान होनी चाहिए। अब देखते हैं वातावरण के अनुसार। अब है वातावरण के अनुसार क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए। अगर हमारा वातावरण जो है कैसा, अगर वातावरण जो है हमारा, वातावरण का कहने का मतलब हो गया कि ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे हम रहते हैं, हमारे चारों तरफ के वातावरण किस तरह का है, उस तरह से पाठ्यक्रम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अगर बिहार के हैं तो हमारा पाठ्यक्रम जम्मू कश्मीर का होगा या फिर उधर लद्दाख का होगा, ऐसा नहीं, दक्षिण भारत केरल का होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे परिवेश से जुड़ा हुआ पाठ्यक्रम होना चाहिए, हमारे परिवेश से जुड़ी हुई समस्या उसमें होनी चाहिए। समझ गए, तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, वातावरण के अनुसार होना चाहिए। आगे है जीवन उपयोगी। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को क्या होगा, जीवन के लिए उपयोगी होगा, उसके आगे व्यवसाय में मदद मिलेगा, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। जो भी बच्चा पढ़े वो आगे के जीवन में उसका उपयोग हो, ऐसा पाठ्यक्रम हमें बच्चों के लिए बनाना है बाल केंद्रित शिक्षा में। चलिए अब है रुचि के अनुसार शिक्षा होना चाहिए। रुचि के अनुसार शिक्षा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बच्चों को जो है पढ़ने का मन है, कहानी हम जाके बोले रहे सनवा किताब, कविता का किताब निकालो और कविता पढ़ो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रुचि के अनुसार, बच्चों की रुचि हमें देखना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता था ना, व्यक्तिगत अभिरुचि देखे थे कि व्यक्तिगत अभिरुचि, सभी की रुचि क्या होती है, अलग अलग होती है, सभी की क्षमता अलग अलग होती है। तो इसीलिए जो पाठ्यक्रम होना चाहिए उससे पहले हम रुचिकर करना है, जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उसको पहले रुचिपूर्ण करें, प्रेरणादायक बनाएं, तब जाके हम वो चीज़ पढ़ाएंगे, तब वो बेहतर होगा। चलिए, शैक्षिक उद्देश्य के अनुसार होना चाहिए, यानी शैक्षिक उद्देश्य का मतलब है कोई भी चीज़ जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए, ना कि वैसे आए या पढ़ा दिए, से कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए, कुछ ना कुछ ज्ञान होना चाहिए उससे, तभी वो चीज़ हम, अगर जल पढ़ा रहे हैं तो जल का उद्देश्य होना चाहिए कुछ, कि जल का हम जो है दुरुपयोग नहीं करें, उसका उपयोग कैसे कहाँ कहाँ करें, जल का बचाव कैसे करें, तो ये चीज़ उद्देश्य कुछ होना चाहिए। समझिए, आगे है बालकों के मानसिक विकास के स्तर के अनुसार होना चाहिए। अब कहने का मतलब मानसिक स्तर के अनुसार, ऐसा कहने का मतलब हो गया कि अगर 5वां का बच्चा है और उसको हम 7वां का कुछ पढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, समझेगा वो, नहीं ना समझेगा। तो वही है कि बालकों के मानसिक स्तर, अगर 2 वर्ष का, अगर 6 वर्ष का बालक है, 7 वर्ष का बालक है, तो उसके स्तर के अनुसार, इसीलिए बोला जाता है कि हमें मनोविज्ञान का जानकारी होना चाहिए। क्यों, इसीलिए कि उसके मानसिक स्तर को, मानसिक विकास के बारे में अगर जानेंगे तो हम उसके मानसिक स्तर के बारे में पता रहेगा हमको कि किस स्तर में बच्चा क्या सीखता है। तो यही मानसिक स्तर होता है कि पाठ्यक्रम जो हमें बनाना है वो मानसिक स्तर के अनुसार, दूसरा का बच्चा है तो दूसरा के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए, तीसरा का है तो तीसरा के अनुसार, चौथा का है तो चौथा के अनुसार। समझ गए, तो मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। समझ गए। अब है पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना चाहिए। पाठ्यक्रम में भी जो है व्यक्तिगत विभिन्नता देखनी चाहिए, जो समावेशी शिक्षा कहती है कि बच्चों में जो है सामान्य बालक है, विशिष्ट बालक है, सबके अनुसार जो है पाठ्यक्रम का हमें निर्माण करना है। अब है राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने वाला होना चाहिए पाठ्यक्रम, जो हमें देश के प्रति लगाव पैदा करे, ऐसी भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। तो ऐसा पाठ्यक्रम हमें निर्माण करनी चाहिए। समझ गए, इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्या है ये सिद्धांत, यहाँ पे छूट गया था दोस्तों, सॉरी, तो इसको समझ लीजिए। क्रियाशीलता का सिद्धांत ये कहती है कि अभी इससे पहले बताए थे कि हम जब कक्षा में जाते हैं तो ऐसा नहीं कि बैठ जाए और सभी को बोले कि रहे बैठो पढ़ो। क्रियाशीलता का मतलब ये हुआ कि जब तक बच्चे कुछ एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे तब तक वो
जब तक बच्चा क्लास में कुछ एक्टिविटी नहीं करेगा तब तक हम क्रियाशील नहीं समझेंगे। जब बच्चा प्रश्न पूछेगा हमसे, हम उसका जवाब देंगे। कोई बच्चा उठ के पूछा कि सवाल, हम नहीं तो हम ही पूछेगा, सोनू ये सवाल बताओ, रे मनुआ ये सवाल बताओ, तो ये क्या होगा, ये क्रियाशीलता हुआ, एक्टिविटीज़ को दर्शा रहा है। तो ये क्रियाशीलता का सिद्धांत हुआ कि बच्चों को हमें एक्टिव रखना है, तो खुद से करने देना है, तो वो क्या हो गया, क्रियाशीलता का। देखिए अगला है विभाजन का सिद्धांत। तो विभाजन का सिद्धांत ये कहती है कि बच्चों को जो हमें पढ़ाना है वो क्या करना है, पार्ट बाय पार्ट बांट के छोटा छोटा टुकड़ा करके पढ़ाना है। इससे क्या होगा, बच्चे जल्दी समझ पाएगा। समझ गए। चलिए अब एक और देख लीजिए यहाँ पर, बाल केंद्रित शिक्षा के शिक्षण में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। तो बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका जो है दोस्तों क्या होना चाहिए, सहयोगी का होना चाहिए, और सहयोगी तथा मार्गदर्शक का होना चाहिए, या सुविधादाता का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सुविधादाता का, सुविधादाता। सहयोगी होना चाहिए, मार्गदर्शक होना चाहिए, सुविधादाता के रूप का व्यवहार होना चाहिए शिक्षक को, न कि उठो पढ़ाई करो, है इस पर हो रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम निर्देश देना चाहिए, जो भी निर्देश देंगे वो अच्छा निर्देश देंगे। सुविधादाता का मतलब हो गया कि बच्चों को हमें सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना है, न कि कुछ से कुछ करने के लिए बोल दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए आज बाल केंद्रित शिक्षा में बस इतना ही था। कुछ कुछ पॉइंट जो है वो प्रगतिशील शिक्षा जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें जो है हम उसके कुछ कुछ जो टॉप पॉइंट है उसका हम चर्चा कर देंगे। बाल केंद्रित शिक्षा में बस इतना ही, समझ गए होंगे। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए समझ गए, धन्यवाद। अब अगले वीडियो में हम जो है प्रगतिशील शिक्षा पर चर्चा करेंगे।